चलो सबसे पहले यहाँ पे बोलते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर की। तो सबसे पहले इसमें आता है सेक्शन नंबर 59। सेक्शन नंबर 59 है आपका सेल्फ असेसमेंट के लिए। तो ये बोलता है कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, अपने आप से असेस कर लेगा कि भाई इतना मुझे टैक्स पे करना है, वही सेल्फ असेसमेंट होता है। फिर आता है हमारा क्या, सेक्शन नंबर 60। अब सेक्शन नंबर 60 इंपॉर्टेंट है, जो है हमारा किसके लिए, प्रोविजनल असेसमेंट के लिए। तो ये बोलता है कि अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को या तो वैल्यू ऑफ सप्लाई समझ नहीं आ रहा है कि उस चीज का वैल्यू क्या है, या फिर उसको अगर रेट समझ नहीं आ रहा है, तो या तो वैल्यू समझ नहीं आ रहा है या रेट समझ नहीं आ रहा, तो वो खुद क्या करेगा, अप्लाई करेगा किसको, जीएसटी को, हमारे कमिश्नर को अप्लाई करेगा, प्रॉपर ऑफिसर को ये अप्लाई करेगा कि मुझे क्या चाहिए, फैसिलिटी ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट चाहिए। अब वो क्या करेगा, जब उसको अप्लाई करना है तो अप्लाई करते वक्त डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, उसको रीजन बताना होगा कि भाई क्या कारण है कि भाई उनको क्या चाहिए, प्रोविजनल असेसमेंट की फैसिलिटी चाहिए। हमारे प्रॉपर ऑफिसर को लगता है इनसे और इंफॉर्मेशन मंगवानी चाहिए, वो और इंफॉर्मेशन मंगवाएगा, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मंगवा के जैसे ही वो क्या होता है, सेटिस्फाई होता है, तो ऑर्डर जनरेट कर देगा, और ऑर्डर में बोलेगा सामने वाले पर्सन को कि आपको प्रोविजनल असेसमेंट अलाउ किया जाता है। जैसे ही प्रोविजनल असेसमेंट वो दे देगा, तो वहां पे सबसे पहले वो क्या रखवाएगा, सिक्योरिटी, और क्या साइन करवाएगा, हमसे बॉन्ड साइन करवाएगा। तो बोलता है बॉन्ड में जितनी भी वैल्यू होगी, नॉट लेस देन 25% उसकी क्या होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, या फिर नॉट मोर देन होनी चाहिए। बताओ, कम से कम 25% चाहिए कि 25% से तो ज्यादा ही होनी चाहिए, 25% तक, up to 25%, not exceeding 25%. Exactly, it should be not exceeding। ये 25% से ज्यादा सिक्योरिटी अमाउंट नहीं होगा, तो 25% तक या उससे कम की हमको सिक्योरिटी अमाउंट चाहिए, और बॉन्ड भी हम लोग से क्या करवाएंगे, वो साइन करवाएंगे। तो ये जो बॉन्ड और सिक्योरिटी साइन कराते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी ओवरऑल मिला के उसका क्या होता है, साइन करवाया जाता है। फिर इसके बाद बोलते हैं ये जो प्रोविजनल असेसमेंट है आपका 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, कि आपको प्रोविजनल असेसमेंट दिया जाता है, 6 महीने के अंदर क्या हो जाना चाहिए, आपका प्रोविजनल असेसमेंट खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन मैम अगर 6 महीने में नहीं हुआ, हमको 6 मंथ का एक्सटेंशन चाहिए, तो ज्वाइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर क्या कर सकते हैं, आपको एक्सटेंशन 6 महीने का दे सकते हैं, और 4 साल का भी आपको क्या मिल जाएगा, एक्सटेंशन मिल जाएगा, लेकिन वो कमिश्नर ही दे सकता है एक्सटेंशन। अब जैसे ही प्रोविजनल असेसमेंट खत्म हुआ, सपोज करो जो प्रोविजनल असेसमेंट में आपका टैक्स था वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो फाइनल असेसमेंट हुआ, आपका टैक्स निकला उससे ज्यादा, तो प्रोविजनल में आपने भर के रखा है, तो बोलते हैं ऐसे केस में सेक्शन नंबर 54 रिफंड का होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और अगर आप रिफंड एप्लीकेशन देते हो और 60 डेज में आपको रिफंड हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लो आपका टैक्स पूरा रिफंड हो गया। लेकिन अगर 60 डेज में रिफंड नहीं होता तो 61th डे से, उसके बाद के फर्स्ट डे से क्या हो जाएगा, फिर आपको इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 6% से क्या मिलता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है। फिर इसके बाद बात आती है आपकी किसकी, उल्टा हो जाए मैम, सपोज करो प्रोविजनल में जो टैक्स निकला है वो हमने कम पे किया है, लेकिन फाइनल वाले अब हमसे ज्यादा टैक्स मांग रहे हैं, तो बोलते हैं यहाँ पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो स्टार्ट होगा कहाँ से, ओरिजिनल जो ड्यू डेट थी ना आपकी टैक्स पे करने की, उस ओरिजिनल ड्यू डेट से क्या होगा, टैक्स का पेमेंट का क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट का टाइम स्टार्ट होगा, और इंटरेस्ट आपको कितने रेट से भरना है, एट द रेट ऑफ 18% देना पड़ता है। ये हो गया तुम्हारा क्या, प्रोविजनल असेसमेंट। फिर इसके बाद प्रोविजनल असेसमेंट के बाद क्या आता है हमारा, समरी असेसमेंट जैसी चीजें भी है। अब मैम समरी असेसमेंट का मतलब, समरी असेसमेंट का मतलब है कि अगर इनको लगता है, आई एम नॉट गोइंग विद दी सेक्शन राइट नाउ, ठीक है, जो जो याद आ रहा है मैं वो करवा रही हूँ। समरी असेसमेंट होता है, अपने इसमें स्क्रूटनी था, ठीक है, 61 के अपने इसमें स्क्रूटनी, अभी समरी बोला तो वही स्टार्ट कर देती हूँ। समरी असेसमेंट क्या होता है कि इन्हें ऐसा लगता है कि किसी पर्सन का क्या है, अगर अभी के अभी असेसमेंट नहीं हुआ, मतलब जल्दी से जल्दी असेसमेंट नहीं हुआ,
तो ये क्या हो जाएगा, प्री जुडिशियल हो जाएगा। किसके लिए, डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट में ये सही नहीं रहेगा, प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपार्टमेंट रहेगा। तो ऐसे केस में उसका क्या करवाते हैं ये लोग, समरी असेसमेंट करवाते हैं। अब सपोज करो मैम समरी असेसमेंट का नोटिस इशू हो गया, और जो हमारा क्या है पर्सन है, पर्सन ने एक्सप्लेनेटरी सेटिस्फैक्ट्री क्या दे दिया, हमको एक्सप्लेनेशन दे दिया, मतलब डिपार्टमेंट को सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो बोलते हैं समरी असेसमेंट का जैसे ही नोटिस इशू होता है और पर्सन अगर क्या करता है सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन देता है, तो उसका समरी असेसमेंट क्या करा जा सकता है, विड्रॉ भी किया जा सकता है, या फिर उन्हें लगता है कि इट वुड बी बेटर कि 73 या 74 में इसका क्या हो जाना चाहिए, प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जानी चाहिए, तो वहां भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती है। फिर इसके अलावा हमने क्या देखा था, हमने स्क्रूटनी देखा था। तो स्क्रूटनी में क्या है कि क्या है, गवर्नमेंट खुद ही क्या करते हैं, जीएसटी कमिश्नर प्रॉपर ऑफिसर क्या करते हैं, किसी के भी क्या कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। तो क्यों करते हैं वो असेसमेंट, डिस्क्रिपेंसी चेक करने के लिए, कहीं तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं करके रखी। मैम डिस्क्रिपेंसी है, या तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे या तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो प्रोसीडिंग्स वहीं क्लोज हो जाती है, जो लेना देना डिमांड का होता है वहीं ले दे के बातें खत्म हो जाती। लेकिन अगर तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे तुमको क्या बोलते हैं, वो सबसे पहले तो तुम्हें नोटिस देते हैं कि भाई ये गलती है, तुम्हारे पास टाइम है 30 डेज के अंदर क्या करना है, जवाब देना है। 30 डेज फ्रॉम द सर्विस ऑफ नोटिस तुमको क्या देना होगा, जवाब देना होगा। अब तुमने जवाब में दिया कि मैं तो नहीं मानता, मुझे नहीं लगता कि ये चीजें सही है, तो वहां पे बोलते उनके पास ऑप्शन है, वो तुम्हारा ऑडिट करवा सकते हैं, वो तुम्हारा स्पेशल ऑडिट भी करा सकते हैं, वो नहीं तो तुम्हारा इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर भी क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं, या फिर तुम पे क्या कर सकते हैं, प्रोसिक्यूशन का भी इनिशिएशन कर सकते हैं, तुम पे 73 74 भी कर सकते हैं, उन्हें पेनल्टी लगानी है, पेनल्टी भी वो इनिशिएट कर सकते हैं। तो एज द केस में भी जो सही होगा वो क्या करेंगे, या तो ऑडिट या तो स्पेशल ऑडिट या इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर, या 73 74 का भी इनिशिएशन वो क्या कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना स्क्रूटनी। फिर हमारा बनता है कि नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, ऐसे लोग जो रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे हैं, उन्हें रिटर्न फाइल करना चाहिए था लेकिन रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, तो बोलते हैं ऐसे लोगों को क्या होता है, सेक्शन नंबर 46 का नोटिस जाता है। कब जाएगा सेक्शन नंबर 46 का नोटिस, सबसे पहले तो वो बोलते हैं कि जब तुम्हारी ड्यू डेट आती है ना, तो ड्यू डेट से 3 डेज पहले तुमको क्या होता है, रिमाइंडर देना, वो एसएमएस के थ्रू स्टार्ट कर देते हैं कि भाई तुम्हारा रिटर्न फाइल करने का टाइम आ गया है। अगर तुमने ड्यू डेट को भी रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसके बाद तुमको क्या आता है, उस दिन तुमको एक ईमेल आता है कि तुमने डिफॉल्ट कर दिया है। फिर उसके बाद बोलते हैं ड्यू डेट के बाद भी वो 5 दिन तक वेट करते हैं कि क्या पता अब सामने वाला रिटर्न फाइल कर देगा। लेकिन अगर ड्यू डेट के 5 दिन के अंदर भी आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो वो क्या करेंगे, नहीं रिटर्न फाइल किया तो अब वो तुमको सेक्शन नंबर 46 का क्या देंगे, नोटिस देंगे। नोटिस देके बोलेंगे कि अगर अगले 15 दिन में तुमने हमारे लिए रिटर्न नहीं फाइल किया तो तुम्हारा क्या होगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगा। लेकिन लिख के तो भले 15 डेज देते हैं, लेकिन ये 15 डेज इलैप्स होने के बाद भी अगर कोई 15 दिन के अंदर क्या कर देता है, रिटर्न सबमिट कर देता है, तो भी उसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या कर देते हैं ये लोग, कैंसिल। पर अगर उसने इसके बाद भी अगर नहीं फाइल किया तो 100% उसका क्या होगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। मैम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर कब तक आ सकता है, तो बोलते हैं जो तुम्हारा एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो डेट रहती है, ड्यू डेट, वहां से 5 साल है तुम्हारे पास, 5 साल के अंदर तुम्हारा क्या हो सकता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। फिर इसके बाद आगे बात आती है अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन का असेसमेंट। उसमें क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन के असेसमेंट में तो बोलते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन के असेसमेंट में तुमने देखा था कि कैसे कैसे इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, इस अनरजिस्टर्ड पर्सन का क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया मैम रजिस्ट्रेशन, क्योंकि कोई भी ऐसा हो सकता है प्रोविजन जो उसने क्या नहीं किया होगा, कंप्लाई नहीं किया होगा, तो उसका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये नहीं होगा तो दूसरा क्या हो सकता है कि सामने वाले ने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया था
लेकिन 6 मंथ हो गए भाई साहब ने बिजनेस अब तक कमेंस नहीं किया है, या फिर रजिस्ट्रेशन लिया लेकिन फ्रॉड क्या किया, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट से उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया। तो देखो, एक बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, एक बार वॉलेंट्री लिया है और 6 महीने के अंदर बिजनेस कमेंस नहीं किया, और एक बार फ्रॉड के थ्रू रजिस्ट्रेशन लिया है। फिर बोलते या फिर क्या हुआ है, इन्होंने सेक्शन नंबर 10 में भाई साहब रजिस्टर भी हो गए, लेकिन सेक्शन नंबर 10 में रजिस्ट्रेशन लेने के बाद भी इन्होंने क्या नहीं किया, कंसेक्यूटिव 3 टैक्स पीरियड तक इन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया। या फिर मैम ये नॉर्मली रजिस्टर्ड है, दैट इज सेक्शन नंबर 9 फॉर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, ये 6 कंसेक्यूटिव पीरियड तक क्या नहीं हुए हैं, इन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो इनका भी क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो अगर इन केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो यहाँ पे फिर आपका क्या होगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, प्रोविजंस ऑफ द एक्ट फॉलो नहीं कर रहे हो। तो अगर आपने प्रोविजन ऑफ द एक्ट फॉलो नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, आप अनरजिस्टर्ड बन गए, और अनरजिस्टर्ड पर्सन अपने हिसाब से सेल्फ असेस करके टैक्स पे नहीं कर सकता, तो आपका क्या होगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होके ही रहेगा। यहाँ खत्म होता है हमारा पूरा असेसमेंट का पार्ट। फिर 2 तरह के ऑडिट देखे थे, एक जीवन का नॉर्मल ऑडिट था हमारा, और एक हमने देखा था क्या, स्पेशल ऑडिट देखा था। तो बोलते हैं कि जब नॉर्मल ऑडिट की बात होती है, दैट इज सेक्शन नंबर 65। तो बोलते हैं नॉर्मल ऑडिट या तो खुद क्या करेगा, हमारा अथॉरिटी करेगा, जीएसटी अथॉरिटी, या किसी को डेलीगेट करेगा, कमिश्नर भी कर सकता है, या कमिश्नर किसी को डेलीगेट कर सकता है कि तुम ऑडिट कर दो। तो यहाँ पे जब ये ऑडिट करते हैं तो मैम ऑडिट कितने टाइम में कमेंस हो जाना चाहिए, तो बोलता है ऑडिट खत्म हो जाना चाहिए, तुम्हारा कंप्लीशन हो जाना चाहिए 3 मंथ। अब ये 3 मंथ कहाँ से काउंट होते हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, जब तुम्हारा ऑडिट कमेंस हो। मैम कमेंस कब माना जाता है, जब या तो तुम ऑडिटी की कहाँ पहुंचे, प्रेमाइस पे पहुंचते हो तब, या फिर तुम्हें जब क्या हुए हैं, रिकॉर्ड अवेलेबल करवाए गए हैं, विच एवर इज अर्लियर। तो ये तुम्हारा क्या होता है, टाइम लिमिट स्टार्ट होता है कि कब एक्चुअल में ऑडिट स्टार्ट हुआ। अगर तुम पहले पहुंच गए और रिकॉर्ड बाद में हुआ तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, और अगर रिकॉर्ड आ गया तुम नहीं पहुंचे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो भाई साहब यहाँ पे अर्लियर नहीं है, लेटर है। सिर्फ ध्यान से सुनने वालों बस ये भी दिमाग लगाओ कि सच भी है या नहीं। बोलते तुम पहले पहुंच गए, रिकॉर्ड नहीं आए तो कैसे ऑडिट करोगे, और रिकॉर्ड आ गया वहीं पे रखा, तुम ही नहीं पहुंच पाए तो भी कैसे ऑडिट करोगे। तो यहाँ पे या तो तुम प्रेमाइस पे पहुंचे या फिर रिकॉर्ड अवेलेबल हुआ, विच एवर इज लेटर है, और लेटर से तुम्हारे 3 महीने स्टार्ट होते हैं। तो विच एवर इज लेटर से तुम्हारा ऑडिट स्टार्ट हुआ, 3 महीने के अंदर कमेंसमेंट हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पे हमारा स्पेशल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट में बोला है कि हमको ऐसा लगता है कॉम्प्लेक्सिटी है और इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू अफेक्ट हो रहा है, एंड कंडीशन है या तो कॉम्प्लेक्सिटी और साथ साथ कंपलसरी इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू अफेक्ट होता है। तो हम 1 फाइनेंशियल ईयर, 2 फाइनेंशियल ईयर, पार्ट ऑफ द ईयर, या फिर किसी एक पार्ट के लिए भी स्पेशल ऑडिट करवा सकते हैं। स्पेशल ऑडिट खत्म हो जाना चाहिए 90 डेज में, लेकिन अगर एक्सटेंशन चाहिए तो और 90 दिन का तुमको एक्सटेंशन देते, ज्यादा से ज्यादा 180 डेज में स्पेशल ऑडिट खत्म होना चाहिए। कौन रिक्वेस्ट कर सकता है एक्सटेंशन के लिए, तो मैंने बताया था डायरेक्ट टैक्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं जाता है रिक्वेस्ट करने, वहां पे भी स्पेशल ऑडिट है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल ऑडिट की रिक्वेस्ट करने के लिए कौन जा सकता है, स्पेशल ऑडिट में एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट करने, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट जाए, तुम्हारा कॉस्ट अकाउंटेंट जाए, या फिर तुम खुद जाओ, या फिर खुद उसको स्यू मोटो लगता है कि इसको एक्सटेंशन की जरूरत है तो सामने वाले स्यू मोटो भी एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे अपना कौन सा पार्ट खत्म होता है, ऑडिट का पार्ट खत्म होता है। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग क्या बोलता है, एडवांस में तुम क्या करने जा रहे हो, रूलिंग लेने जा रहे हो। इधर ध्यान, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में क्या है भाई, तुम एडवांस में क्या करने जा रहे हो, रूलिंग लेने जा रहे हो। ऐसे ट्रांजैक्शन की जो ऑलरेडी हो चुके हैं, या फिर ऐसे ट्रांजैक्शन जो क्या है प्रपोज्ड टू बी अंडरटेकन है, जो ट्रांजैक्शन हो गए उनकी भी रूलिंग ली जा सकती है, और जो ट्रांजैक्शन तुम करने वाले हो उनकी भी रूलिंग लेने के लिए जा सकते हो। तो यहाँ पे बोलता है किस किस टाइप के ट्रांजैक्शन को हम पूछने जाएंगे कि भाई बता दो, एडवांस रूलिंग दे दो। तो सबसे पहले बोलता है कि आप ये पूछने के लिए जा सकते हो कि भाई ये जो मैंने ट्रांजैक्शन किया है, जो एक्टिविटी की है, वो सप्लाई है भी या नहीं है। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विस होगा।
मतलब तुम ये पूछ सकते हो कि ये ट्रांजैक्शन, ये एक्टिविटी सप्लाई है या नहीं है, सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। जब समझ में आ जाए कि सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है तो तुम पूछ लो उनसे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तुम पूछ सकते हो इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तुमको इच्छा है तो तुम ये भी पूछ सकते हो कि इस पे टैक्स कितना लगेगा, इसका आईटीसी कितना अवेल होगा, और इसके बाद चाहो तो ये भी पूछ सकते हो कि मुझे रजिस्ट्रेशन लेना भी है या नहीं, या फिर कोई ऐसा नोटिफिकेशन तो नहीं है जो मुझ पे एप्लीकेबल हो रहा है। तो ये सारे सीरीज में एक क्वेश्चन डिजाइन किए कि तुमको चिंता होगी कि भाई सप्लाई है या नहीं है, भी तो गुड्स का है या सर्विस का है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका टैक्स टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, उस पर टैक्स कितना लगेगा, आईटीसी कितना होगा, रजिस्ट्रेशन लूं या नहीं, या कोई नोटिफिकेशन एप्लीकेबल तो नहीं होता। अब जब भी तुमको क्या करना है, एडवांस रूलिंग लेने जाना है, तो टैक्सेबल पर्सन बोला है वहां पे, रजिस्टर्ड नहीं बोला है। टैक्सेबल पर्सन अप्लाई कर सकता है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को। जैसे ही अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को एप्लीकेशन मिलेगी, या तो वो एक्सेप्ट करेगा या तो वो रिजेक्ट कर देगा। अगर उसने रिजेक्ट करना है तो कंपलसरी क्या होना चाहिए, स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। क्यों रिजेक्ट करेगा, अगर ऑलरेडी वो चीज क्या है, कहीं पे किसी अपील में या कहीं पे क्या है वो क्वेश्चन पेंडिंग है, तो भाई वहां पेंडिंग है तो इसको परेशान मत करो, वो चीज ऑलरेडी पेंडिंग है, तो तुम यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, एडवांस रूलिंग लेने के लिए नहीं जा सकते। फिर यहाँ पे बोलता है जैसे ही यहाँ पे एडवांस रूलिंग के लिए तुम गए तो कितने टाइम के अंदर, बताओ कितने टाइम के अंदर उसको प्रोनाउंसमेंट करना पड़ता है। ए 3 months, बी 6 months, सी 9 months, डी 12 months। Ma'am, within 90 days. Within 90 days, मंथ है ही नहीं, none of the above। याद है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग कुछ भी, एक मेरा ऑप्शन सही नहीं था, ए बी सी डी कुछ भी सही नहीं था। 90 डेज के अंदर उसको प्रोनाउंसमेंट कंप्लीट करनी पड़ती है। लेकिन अगर सपोज करो उसने प्रोनाउंसमेंट क्या किया, 90 डेज में कंप्लीट कर दी और तुम अग्रीव्ड हो गए, बड़ा दुख हो गया कि हमारे खिलाफ चले गए, तो तुम अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास भी जा सकते हो। मैम कभी ऐसा हो जाए कि हम अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास गए तो वो कितने दिन में प्रोनाउंसमेंट कंप्लीट करेगा, तो वो भी 90 दिन के अंदर ही करेगा। फिर इसके बाद बोलते हैं कि अगर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में क्या हो जाए, ओपिनियन डिसएग्री कर रहे हो, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, तो बोलते हैं अगर यहाँ पे ओपिनियन मैच नहीं होते तो वो कहाँ लेके जाएंगे इस क्वेश्चन को, अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। वहां भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो बोल दिया जाएगा कि इस चीज पे हम एडवांस रूलिंग नहीं दे सकते। प्लेस ऑफ सप्लाई आपने नहीं लिखा था क्वेश्चन में, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई के डिसीजन अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग नहीं लेता। क्यों, क्योंकि ये एसजीएसटी लेवल पे क्या होता है, या स्टेट वाइज कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसका, तो जहां पे भी स्टेट वाइज कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो लोग कभी भी प्लेस ऑफ सप्लाई को डिस्कस नहीं कर सकते। मैम यहाँ पे कोई एरर होता है तो रेक्टिफिकेशन हो सकता है, हाँ। सेक्शन नंबर 102 बोलता है कि अगर यहाँ पे कोई इनसे एरर हो जाए तो इसका रेक्टिफिकेशन ये खुद भी कर सकते हैं, कोई बताएगा कि भाई तुमसे गलती हो गई है तो भी कर सकते हैं। तो ये 3 महीने के अंदर यहाँ पे क्या हो सकता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो सकता है। क्या मैम रिव्यू की पावर है इसको, रिव्यू की एक लौते को पावर है, वो भी हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट को भी तभी पावर दी है रिव्यू की जब उसने नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड नहीं किया होगा, तभी हाई कोर्ट रिव्यू कर सकता है। तो रिव्यू की पावर नहीं है। क्या मैम अपने डिसीजन को रिवाइज कर सकता है, हाँ रिविजन की पावर जरूर दी है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को, लेकिन रिव्यू की पावर नहीं दी है। तो इसी के साथ तुम्हारा अपीलेट अथॉरिटी ऑफ तुम्हारा अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग चैप्टर खत्म होता है। हिम्मत है तो अपील रिविजन 20 मिनट लगेंगे।